जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे यूपीआई काम कैसे करता है। देखिए, जब भी हम लोग पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के यूज करते हैं। पहले चीज़ तो ये है कि ये अलग अलग क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें क्या कमी थी जिसकी वजह से यूपीआई आया। यूपीआई आया भी तो ऐसा आया, सिलिकॉन वैली से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक इनकी चर्चा हो रही है। चाहे इंडिया को नंबर 1 पे आना हो डिजिटल ट्रांजैक्शन में, या फिर डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात हो, हर चीज़ में यूपीआई की बात हो रही है। ये जो छोटी छोटी स्टॉल के सामने क्यूआर कोड लगे हुए देखते हो, इसने यूपीआई को एक गेम चेंजर बना दिया है। आप आए दिन देखोगे कि यूपीआई किसके वजह से आया, इसको किसने बनाया, इसकी क्रेडिट लेने वाले की होड़ लगी है। लेकिन असल में यूपीआई को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से इंडिया का नाम हो रहा है, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो या तो आपको उसको कैश देते थे या तो बैंक में जाकर के पैसे ट्रांसफर करते थे। बैंक वाले बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन करते थे, उसमें फोलियो नंबर होता था जहाँ पे आपका बैंक का सारा ट्रांजेक्शन हुआ करता था, और 3 से 4 काउंटर जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता था। पासबुक मेंटेन करनी होती थी आपको, मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता था बैंक अकाउंट। यही रीजन था कि लोग बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना लास्ट रीजन मानते थे। जो लोग दूर रहते थे नौकरी या पढ़ाई की वजह से, या लोग पैसा देके भेजवाते थे या तो मनी वगैरह के लोग यूज करते थे। और गवर्नमेंट का भी जो स्कीम आता था उसका पैसा पहुंचता या नहीं पहुंचता है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। छोटे मोटे पेमेंट तक तो ठीक था, जो पेमेंट लाखों में होती थी वो गवर्नमेंट चाहता था कि बैंक से हो। यही रीजन था कि पूरे सिस्टम को फास्ट करने के लिए डेवलप करवाया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम को बनाने में करोड़ रुपए खर्च लगते हैं। इसलिए ये सिस्टम उन लोगों के लिए था जिनको 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करना हो और तुरंत करने हो, और पर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चार्जेस भी लिए जाते थे। ये वो अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ता था आरटीजीएस से। इस सिस्टम को इंडिया के कोई भी नागरिक यूज कर सकता है और बैंक भी यूज कर सकता है। आज के डेट में आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर में जितना पैसा जमा हुआ है बैंक रात में वो पैसा भर के ट्रक में दूसरे बैंक को पहुंचाता है। इसमें सिंपली नंबर इधर से उधर होते हैं। आप पैसा भेज रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपके अकाउंट में जो है ना नंबर कम हो जाता है, जिसके अकाउंट में आप भेजते हो उसके अकाउंट में नंबर ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोगों के अकाउंट बैंक में होते हैं, उसी तरह सारे बैंकों का अकाउंट आरबीआई में है। बैंक आपस में डिजिट इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आरबीआई हिसाब करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो मानते हैं नंबर इधर से उधर होता है, लेकिन जब हम लोग कैश निकालते हैं चेक से या पासबुक से या एटीएम से, वो सब कैसे मेंटेन होते हैं। उसके लिए आरबीआई अलग अलग एरिया में करेंसी चेंजमेंट करती है जिसमें कैश रखा जाता है। अगर बैंक के पास ज़्यादा कैश आ गया, बैंक करेंसी चेस्ट में जाके जमा कर देता है। अगर बैंक को कैश की ज़रूरत होती है, करेंसी चेस्ट से जाके वो ले लेता है। ये जो करेंसी चेस्ट होता है ये डेली आरबीआई को रिपोर्ट भेजती है, किस बैंक से कितना पैसा आया और कितना गया। देखिए, इसमें एक चीज़ और समझनी हो, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ये सब आपस में कॉम्पिटिटर है। कोई भी डाटा शेयर नहीं करता अपने कस्टमर का आपस में, नहीं कोई एक्सेस देता है। लेकिन इसके बाद भी एक बैंक का यूजर दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो फिर ये होता कैसे है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एसबीआई में अकाउंट है और एचडीएफसी में आपको 1000 रुपया भेजना है। आप ऑनलाइन या बैंक में जाके रिक्वेस्ट जाएगी आरबीआई के बनाए हुए सिस्टम में। आरबीआई वेरीफाई करेगा जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है उसके अकाउंट में पैसा है या भी नहीं। दूसरी तरफ ये भी चेक करेगी जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका यूपीआई से मोबाइल नंबर एडजस्ट करता है कि नहीं। आरबीआई जैसे सब वेरीफाई कर लेगा, वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। इस चीज़ का पर ट्रांजैक्शन का आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है। आप एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं, आप पर ट्रांजैक्शन के जो चार्ज देते हैं वो इन्हीं का होता है। बेसिकली ये आरबीआई सारे बैंकों के बीच में मेडिएटर की तरह काम करता है। ये सारे बैंक आपस में कॉम्पिटिटर है, लेकिन आरबीआई पे इनको भरोसा है कि डिटेल इधर से उधर नहीं करेगा। इंडिया के अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस से भी पहले 1919 में आरबीआई लेके आया ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें बल्क में पैसे ट्रांसफ़र होते थे, सैलरी और पेंशन वगैरह की। उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी ठीक था। फिर 2004 में आरबीआई लेके आया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसके बाद आरबीआई को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि जो लोग 2 लाख से कम का पेमेंट करते हैं उसके लिए कोई ना कोई पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। फिर 2005 में आरबीआई लेके आया एनईएफटी। इस पेमेंट सिस्टम में आरबीआई ने कहा कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है आपको, अगर आपको 1 रुपये भी पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो। यूपीआई को रघुराम रंजन और दिलीप आसवे लेके आए थे।
यूपीआई की इन दोनों को ब्रांड माना जाता है। यूपीआई आईएमपीएस का एडवांस वर्जन है। आईएमपीएस जिस आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यूपीआई भी उसी तरह काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।